श्री कैलाश जी शर्मा साहब एडवोकेट हमारे बीच में आ चुके हैं। आदरणीय गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे आदरणीय कैलाश जी की भी कीमत पे, तो अपन ने गांठ बांध ली बिल्कुल के बयान बदलना ही नहीं है। मैंने कहा 18 साल 8 महीने ने 18 दिन, ये सब वकील साहब ने मेरे को सिखाया। भाई साहब उस दिन मैं जेल जाते जाते बचा, बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी छुड़ा के लाए। ये सब वकील साहब भी हमारे बीच में हैं। इनकी किन शब्दों में मैं तारीफ करूं, इनके मच्छरदानी देखो, कवि का दिमाग अलग चलता है क्या, इसीलिए वो कवि होता है। इनकी मच्छरदानी में एक छेद हो गया, ये परेशान मच्छर से, क्या करें। इनने क्या करा कि एक छेद और करा मच्छरदानी में, और एक पाइप को राउंड करके एक छेद में से करके ना दूसरे छेद में निकाल दिया। अब वो मच्छर एक छेद में से जाए दूसरे में से बाहर आ जाए, मच्छर परेशान, और ये आराम की नींद सो रहे हैं। ऐसा हास्य कवि हमारे बीच में है। मैं अब आगे के मंच संचालन के लिए आदरणीय राहुल जी राष्ट्रवादी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टेंशन साथ में लेके आए हो। टेंशन माइक की सेटिंग कर रहा हूँ, आप सब थोड़ा आगे आ जाएंगे तो कार्यक्रम का थोड़ा आनंद। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सारे कविगण और मेरे गुरुदेवों को प्रणाम करता हूँ जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है। आप जब सीडी बना रहे हो, आपको क्या बोला है। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। पब्लिक थोड़ी कम है, हालांकि बहुत ज्यादा है। पंक्तियों से वंदना के साथ एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। कि प्रथम प्रणाम करूं गौरी सुत गण राजा, इस वंदना में आप भी शरीक होना। कि प्रथम प्रणाम करूं गौरी सुत गण राजा, द्वितीय प्रणाम करूं मात मोरी शारदे, तृतीय प्रणाम करूं मंच संग श्रोता जन, अंतिम प्रणाम करो वीर हनुमान को, अंतिम प्रणाम करो। अच्छा, वो एक बार क्या हुआ कि अभी मैं आया, लड़का इधर से साइकिल लेके निकला, तो इधर घाटी तो साइकिल से गिर गया। तो अंश और हम दोनों थे, तो अंश उसको दौड़ के उठाने के लिए गया। ठाकुर के साथ कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूँ। अंश उसको उठाने गया तो वो जैसे अंश उसके पास गया, अंश ने कहा भैया भैया लगी तो नहीं, उठाया पकड़ के, बोला आप साइड में रहो, ये तो मेरे उतरने की स्टाइल है। तो बड़े अच्छे लड़के हैं किटानी के। एक लड़के से मैंने आके पूछ लिया, आप बैंक कॉलोनी है, मैडम भी इधर ही रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने एक लड़के को पूछा, यार बताया अगर पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे वापिस को आ जाता। तो लड़के ने थोड़ी देर सोचा, उसने जो जवाब दिया वो आप तक पहुंचा, भी तालियां उठाना। मैंने उससे कहा, यार एक बात बता, ऊपर अगर अपन पत्थर फेंकते तो नीचे क्यों आ जाता है। उसने कहा आपके फूफा जी बेटे क्या ऊपर से पत्थर पकड़ लेंगे। भाव बढ़ गए, बोले 40 रुपए किलो। मैंने कहा कुछ कम कर लो, तो पगले ने केले ही कम कर लिए। उसी केले वाले के पास में वापिस गया, मैंने कहा 2 केले कितने के, बोले 5 रुपए के। तो मैंने एक केला उठाया, मैंने कहा ये कितना, बोले 3 रुपए का। तो अपन भी होशियार आदमी, मैंने वो रख दिया, दूसरा ले लिया, मैंने कहा 2 रुपए दे दे। ऐसे ही हास्य के मनोरंजन के लिए थोड़ी तालियां प्रखर करना। मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, मैं 2-4 पंक्तियों से उनको आमंत्रण देना चाहता हूँ कि देकर तिरंगा हाथ में वतन का मान लिख देना। सर के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और 4 पंक्तियों से आपकी गनगौर तालियों के साथ सर इसी ख्वाहिश है मेरी मरू वतन के खातिर। भाई साहब अभी कह रहे थे राष्ट्रवादी हम पाकिस्तानी हैं, कि देकर तिरंगा हाथ में वतन का मान लिख देना, भर के आग कलम में विजय यशगान लिख देना, इतनी सी ख्वाहिश है मरू वतन के खातिर, खून के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। भाई साहब पधारे, आपका स्वागत है। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, मुझे भी जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये रचना शुरू हुई, कर मोड़ो किसने काम करया कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे पढ़ो पढ़ो यूं कहीं हूं कारे। सुबह सुबह जब भी उसको उठाते किसने तो किसने अरे पढ़ो पढ़ो यूं कहीं हूं कारे, वे क्यों देख परोड़ो, किसने काम करया कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। कर चाणा के घर पैदा वही ने असी नींद कई काड़े। कर चाणा के घर पैदा वही ने असी नींद कई काड़े। अरे थारे ऊपर तड़को आई गयो, अब मत वे लंबो चोड़ो, किसन्या
काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, वेई गयो देख परोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। रोज खेत में धांडा चर्या छोरा जईने ताड़े, रोज खेत में धांडा चर्या छोरा जईने ताड़े। अरे अपना खेत का चढ़ा खाई गयो वर्दी चंद को घोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, वही गयो देख परोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अब किसन्या के जवाब सुनिए साहब। स्वागत। पिताजी बोल रहे हैं, मारे दिल में वादी आएगी दुखवा लाग्यो गोड़ो। आम समस्या, मारे दिल में वादी आएगी दुखवा लाग्यो गोड़ो। अरे मारो टेम तो निकरी गयो अब थाको टेम थे तोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। उस समय बच्चे जनरली जो है स्कूल भी नहीं जाते थे। मैं मूल रूप से शिक्षक रहा हूँ, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, इसलिए शिक्षा को भी इसमें मैंने जरूर शामिल किया। अपना गांव में स्कूल खुल गयो छोरा भणवा जावे। अरे अपना गांव में स्कूल खुल गयो छोरा भणवा जावे। मैं तो टेक अंगूठा रह गया तू तो भण ले थोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूं कारे, वेई गयो देख परोड़ो किसन्या काम करया कर थोड़ो अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ जो मालवी रचना इन्होंने प्रस्तुत करी, क्या वास्तविक उसका शिल्प कला है, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। और मैं आमंत्रण देता हूं कि आप थोड़ी हास्य की विधा में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। एक छोटी सी रचना या आप जो भी पढ़ना चाहते हैं एक बार वंस मोर परिवार है सर। हास्य दरअसल हमारे आसपास ही कहीं होता है, जरूरत है उसको महसूस करने की। सर्विस के समय से ही एक वाकया जो है दिमाग में रहा, वो उसको जो है देख करके उसको जो है समझ करके जो है मैंने प्रयास किया है। हास्य अपने आप में हास्य है और हास्य की एक विशेषता है, कई बार समझ में आता है और कई बार जो है 2 दिन तक समझ में नहीं आता है। तो जब भी आपको समझ में आए उत्साहवर्धन जरूर करें। स्वागत है। पति का आराम से अखबार पढ़ना, दोनों मतलब यहाँ करीब करीब हैं, दोनों वर्ग के लोग यहाँ हैं। रचना को जो है आप जरा गंभीरता से सुने। पति का आराम से अखबार पढ़ना पत्नी को नहीं सुहाया। पति का आराम से अखबार पढ़ना पत्नी को नहीं सुहाया। ऑफिस नहीं जाना क्या, ऑफिस नहीं जाना क्या, छत पर पापड़ बनाती पत्नी ने बबलू से पूछवाया। छत पर पापड़ बनाती पत्नी ने बबलू से पूछवाया। पूर्व मुख्यमंत्री का निधन, आज अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक, पति ने अखबार पढ़ना दिया रोक। पूर्व मुख्यमंत्री का निधन, आज अवकाश और 3 दिन का राजकीय शोक, पति ने अखबार पढ़ना दिया रोक। अवकाश है तो घर के काम में हाथ बटाओ। अवकाश है, अवकाश है तो घर के काम में हाथ बटाओ। मैं पापड़ बनाऊं, आप सुखाओ। वाह वाह, क्या काम, बहुत बढ़िया। अवकाश है तो घर के काम में हाथ बटाओ। मैं पापड़ बनाऊं, आप सुखाओ।
राजकीय शोक में बाहर जाने का प्रयास मत करो। राजकीय शोक में बाहर जाने का प्रयास मत करो। छत पर सूखे पापड़, इनकी निगरानी करो। ओहो, छत पे सूखे पापड़, इनकी निगरानी करो। और अगर बंदर आ जाए, तो उसे भगाना। बंदर आ जाए तो उसे भगाना। मुन्ना सो रहा है, ज्यादा जोर से मत चिल्लाना। वाह, मुन्ना सो रहा है, ज्यादा जोर से मत चिल्लाना। मुन्ने को सुलाना, पापड़ बनाना, ये सब घरेलू काम है। मुन्ने को सुलाना, पापड़ बनाना, ये सब घरेलू काम है। महिलाओं के हिस्से में आते हैं, पुरुष इसमें हाथ नहीं बटाते। जय हो। मुन्ने को सुलाना, पापड़ बनाना, ये सब घरेलू काम है। ये महिलाओं के हिस्से में आते हैं, इसलिए पुरुष इसमें हाथ नहीं बटाते। माना कि घरेलू काम महिलाओं के हिस्से में आते हैं। माना कि घरेलू काम महिलाओं के हिस्से में आते हैं, पर महिला कितनी भी सशक्त हो, बंदर उनसे नहीं भागते हैं। बंदर महिलाओं से नहीं भागते हैं। मतलब मर्द की बात एक मर्द ही समझ सकता है। मर्द की बात एक मर्द ही समझ सकता है, और एक मूंछ वाला ही पूंछ वाले को भगा सकता है। बोलो, वाह, क्या बात। एक मूंछ वाला ही पूंछ वाले को भगा सकता है। पत्नी बोली, बात छोटी सी है। बात छोटी सी बोली पत्नी, हर कोई समझ सकता है। बात छोटी सी बोली पत्नी, हर कोई समझ सकता है। एक जात वाला ही दूसरे जात वाले को भगा सकता है। जय हो, जय हो। तो रेलवे स्टेशन पे मेरे को मिल गया, तो मैंने कहा यार भैया आप यहाँ आ तो गए हो, क्या करना है? बोला पुष्पनाथ का दर्शन करने आए हैं, मंदसौर में घूमने आए। तो मैंने कहा आप यहाँ नए नए हो, थोड़े ध्यान से रहना। बोले क्या ध्यान रखना? मैंने कहा 3 आदमी से संभल के रहना। बोले वो 3 आदमी कौन कौन? मैंने कहा जाट, राजपूत और पाटीदार। स्वागत है। मैंने कहा जाट, राजपूत और पाटीदार। बोले इनको पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा ये आदमी, एक आदमी सामने से आ रहा था। मैंने कहा मुझ पे ताव दे। उसने जैसे मुझ पे ताव दी, उसने एक खींच के रखी सामने वाले ने। आदमी धड़ाम से नीचे, अंग्रेज। वो उठा, कपड़े वपड़े साफ किए। बोले ये कौन था? मैंने कहा ये राजपूत। बोले यार जाट को कैसे पहचानूंगा? तो ऊपर उधर से जाट आया। मैंने कहा उसको देख, यूं कर। उसने जैसे यूं किया, जाट ने तो सीधे उठा के नीचे गिरा दिया। अब अंग्रेज उठा, फिर कपड़े वपड़े साफ किए। बोले यार ये जाट है। मैंने कहा ये जाट है। बोले इन दोनों को पहचान लूंगा, पाटीदार को कैसे पहचानूंगा? अब जो बात आप तक पहुंच जाए तो फिर बताना। मैंने कहा इतनी देर से पिटवा कौन रहा था? ये पाटीदार। हाँ हाँ, आपने बहुत ताजा बजे, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो मैं 4 पंक्तियों से वंश को आमंत्रण देना चाहता हूँ। अच्छा, आप वो कह रहे थे कि आज बात आज भी समझ में आ सकती है, कल भी समझ में आ सकती है। आपको पता नहीं है, ये सब 80 से पास हुए हैं, ये दूसरी बार ही समझ में आती है। तो आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए। और हमारे राजेश जी रघुवंशी आज वो नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। उन कि अभी नए नए हो, पहचान बाकी है। अभी नए नए हो, पहचान बाकी है। इस राह पर आ गए हो, जरा संभल कर चलना, कहीं इम्तिहान बाकी है। जोरदार तालियों के साथ एक बार अंश को स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ। द्वितीय नमन हमारे सरहद पर खड़े सरहद के भगवानों, हमारे सैनिकों को नमन करता हूँ। तृतीय नमन आप सब श्रुति श्रोताओं करता हूँ। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ। आप सब श्रुति श्रोताओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। सर्वोत्तम मातृशक्तियों के वंदन के लिए मैं 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि मातृशक्तियाँ यहाँ विराजित है। यह वीर प्रवासिनी भारत माँ, यह वीर प्रवासिनी भारत माँ, हर बच्चा यहाँ जुझारू है। यह वीर प्रवासिनी भारत माँ, हर बच्चा यहाँ जुझारू है। कण कण में शौर्य बसा इनका, लड़ने को सभी उतारू है। कण कण में शौर्य बसा इनका, लड़ने को सभी उतारू है। अरे हंसते हंसते निजान है तू, हंसते हंसते निजान है तू, जो जला गई चिंगारी है। अरे जो लड़कर मरना सिखा गई वो भारत की वीर नारी है। अरे जो लड़कर मरना सिखा गई वो भारत की वीर नारी है। आए दिन हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम झगड़े, SC ST न जाने कितने
झगड़े होते हैं, और उस घटना को देख, उन घटनाओं को देख माँ भारती का मन व्यथा दुख से पीड़ित होता है। उनकी व्यथा को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। अगर आप तक थी, भारत की माँ भारती आज तुम्हें पुकारती, भारत की माँ भारती आज तुम्हें पुकारती, देश के खातिर कितनों ने जान अपनी वार दी, देश के खातिर कितनों ने जान अपनी वार दी। लेकिन आज देश का युवा मजहब के नाम पर लड़ता है। इसी घटना को देख माँ भारती का मन अंदर ही अंदर तड़पता है। इसी घटना को देख माँ भारती का मन अंदर ही अंदर तड़पता है। छोड़ो इन मजहबी झगड़ों को, छोड़ो इन मजहबी झगड़ों को, आओ हम सब यार मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर एक बार मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर एक बार मिले। इस दृश्य को देख माँ भारती का मन करुणा से भर आएगा, और एक बार फिर से सबके दिल पर राष्ट्र प्रेम और तिरंगा रंग छा जाएगा, और एक बार फिर से सबके दिल पर राष्ट्रभक्ति और तिरंगा रंग छा जाएगा। हमारे सरहद पर खड़ा हमारा सैनिक तिरंगे के बारे में क्या सोचता है, देशभक्त तिरंगे के बारे में क्या सोचते हैं, तिरंगे के ऊपर मैंने कविता लिखी है। तिरंगा हमारा जान है, तिरंगा ही स्वाभिमान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा ही स्वाभिमान है। तिरंगे के लिए तो 100 बार जान कुर्बान है, तिरंगे के लिए तो 100 बार जान कुर्बान है। इसी तिरंगे के खातिर तो कितनों ने गोलियां खाई थी, इसी तिरंगे के खातिर तो कितनों ने गोलियां खाई थी। इसी तिरंगे को रंगने तो माँ भारती धरा पर आई थी, इसी तिरंगे को रंगने तो माँ भारती धरा पर आई थी। यह 3 रंग का नहीं तिरंगा, यह 3 रंग का नहीं तिरंगा कोई सामान्य ध्वजा है। यह न जाने कितने वीर वीरांगनाओं और शहीदों के खून में रंगा है, यह न जाने कितने वीर वीरांगनाओं और शहीदों के रंगों में रंगा है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। भगत सिंह की जो किताब है, आदरणीय हमारे आजादी इनकलाब, जो उनकी किताब है, उनमें से 2 पंक्तियां हैं। देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहते हैं, तो उनकी 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। सीने पे जो जख्म दिए हैं, सीने पे जो जख्म दिए हैं, सब फूलों के गुच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आजकल आप देखते हैं, अभी सुना होगा आपने नवजोत सिंह सिद्धू, जो हमारे देश के ही हैं पर पाकिस्तान प्रेमी हैं। उनके ऊपर अभी आज की 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। ये क्रिकेट का खेल नहीं है, ये क्रिकेट का खेल नहीं है, सरहद की दीवारें हैं। जिनसे गले लगाए हो वो सेना के हत्यारे हैं, जिनसे गले लगाए हो वो सेना के हत्यारे हैं। किसकी यारी के बल पर क्यों कहते पाक फरिश्ता है, किसकी यारी के बल पर क्यों कहते पाक फरिश्ता है। सिद्धू का इमरान पाक से क्या नाजायज रिश्ता है, सिद्धू का इमरान पाक से क्या नाजायज रिश्ता है। धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप इस वाणी पुत्री की वाणी सुनी का स्वागत करें। कलाकार यूं ही पैदा नहीं होता, उसे खुदा, उसे ईश्वर बना करके विशेष रूप से भेजता है इस धरती पर। बस में आए हैं, देखो अपन कैसे नहीं, अपन घर से आए सीधे घर चल जाए। नहीं क्या मतलब, अपन 10 दिन 15 दिन इधर उधर घूमते रहे, फिर दूसरे अपने उधर घूमते रहे। क्या 4 पंक्तियों से समय की मर्यादा का रखते हुए मैं हमारे आदरणीय मैम, जिनकी छत्र छाया में रहकर के हम कविता करना सीखे हैं, जिनसे शब्द की साधना जिनसे हम सीखे हैं, जिनके आशीर्वाद से हम विश्वविद्यालय स्तर तक या हिंदुस्तान के लगभग 5 राज्यों में कविताएं पढ़ी मैंने, और कई बार टीवी चैनलों पर भी, अखबारों में मेरी कविताएं छपी हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ। उनको आमंत्रण देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं उनको आमंत्रण दे सकता हूँ। लेकिन किसी कवि ने लिखा है कि हंस के सारी हयात काटी है। जुनैद सुल्तानी जी लिखते हैं कि हंस के सारी हयात काटी है, दिन भी काटा है, रात काटी है, माँ के चरणों में सोकर ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। उसको पढ़ने के बाद आपकी गनगौर तालियों के साथ आप आमंत्रण देना हमारे आदरणीय मैम ललिता जी लोधा को, जो आपके इस कॉलोनी के आसपास ही रहते हैं। 2 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ। एक शेर कि किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। स्वागत है मैम। कॉलेज में मिलता रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ नेहा को भी कई बार सुना है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी लड़की। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा गाती है। मेरा खास जो कविता करने का विषय है वो स्त्री विमर्श है। वैसे श्रृंगारिक कविता भी लिखती हूँ, पर स्त्री विमर्श खास कर है मेरा।
तो स्त्री विमर्श स्त्रियां हैं क्योंकि नारी शक्ति है और अभी उसी की आराधना चल रही है, तो आप सुनिए। कभी नहीं हारी हूँ मैं, कभी नहीं हारी हूँ मैं, क्योंकि एक नारी हूँ मैं, क्योंकि एक नारी हूँ मैं। सम्मान जो मेरा करता है, सम्मान जो मेरा करता है, उसकी आभारी हूँ मैं, उसकी आभारी हूँ मैं, क्योंकि एक नारी हूँ मैं। कोई कहता मुझे अबला, कोई कहता बेचारी, कोई कहता है मुझे अबला, कोई कहता बेचारी। नहीं ज़रूरत इन उपमाओं की, नहीं ज़रूरत इन उपमाओं की मुझे कोई, क्योंकि मैं हूँ समर्थ और सशक्त। हर किसी पर भारी हूँ मैं, हर किसी पे भारी हूँ मैं, क्योंकि एक नारी हूँ मैं। अब ये तो सशक्त हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं कि कई महिलाएं बिल्कुल बंधी रहती है और उनको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती है और कई जगह बहुत ज़्यादा परंपराएं रहती है, तो उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, क्या सोचती हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और ये कविता मेरे दिल्ली के अखबार में भी छपी है, उत्कर्ष मेल में। सुनिए। नारी, इसका विषय है रोबोट नारी। नारी नारी नहीं रोबोट है, नारी नारी नहीं रोबोट है, नारी होना ही किस्मत में खोट है। ये उसका विचार है जो दिन रात खट्टी पड़ती रहती है तो उसे चिढ़ आती है कि क्या करना चाहिए, तो फिर ये उसके विचार है। नारी होना ही किस्मत में खोट है, न वह थकती न वह टूटती, हरदम काम करती, न वह थकती न वह टूटती, हरदम काम करती, न कभी लगती उसको चोट है, न है उसमें आंसू न उसमें दर्द, न है उसमें आंसू न उसमें दर्द, न उसमें भावनाएं न उसे लगती हवाएं सर्द, न उसमें भावनाएं न उसे लगती हवाएं सर्द, न वह गा सकती न वह झूम सकती, न वह सज सकती न वह घूम सकती, न करती सवाल न मनाती मलाल, न करती सवाल न मनाती मलाल, न करती वह ईर्ष्या न मचाती बवाल, न करती वह ईर्ष्या न मचाती बवाल। जो मिले उसे काम, जो मिले उसे काम कर देती तमाम, लगी रहती हर समय चाहे सुबह हो या शाम, कर नहीं सकती किसी को मना, कर नहीं सकती किसी को मना, क्योंकि उसका शरीर लोहे से बना, क्योंकि शरीर उसका लोहे से बना, क्योंकि रोबोट है नारी, नारी नहीं। एक और आपको सुनाना चाहती हूँ, ये भी स्त्री विमर्श पे ही है। श्रृंगारी कविता में आपको फिर कभी सुनाऊंगी। अभी इसका शीर्षक है बेवजह यूं ही। क्यों परखा जाता है, बेवजह यूं ही मुझे क्यों परखा जाता है, कसौटी पर रखकर हर वक्त क्यों कसा जाता है, कसौटी पर रखकर हर वक्त क्यों कसा जाता है, बेवजह यूं ही मुझे क्यों बांधा जाता है, बेवजह यूं ही मुझे क्यों बांधा जाता है, बंधनों के जंजीरों में रात दिन क्यों कसा जाता है, बंधनों की जंजीरों में रात दिन क्यों कसा जाता है, बेवजह यूं ही क्यों मुझे कटघरे में रखा जाता है, बेवजह यूं ही मुझे क्यों कटघरे में रखा जाता है, कटघरे में खड़ा कर कर क्यों सवालों से साधा जाता है, कटघरे में खड़ा कर क्यों सवालों से साधा जाता है, बेवजह यूं ही क्यों मुझे रोका जाता है, बेवजह यूं ही मुझे क्यों रोका जाता है, हंसने पर गाने पर झूमने पर टोका जाता है, बेवजह यूं ही क्यों मुझे नियमों में बांधा जाता है, बेवजह यूं ही क्यों मुझे नियमों में बांधा जाता है, नए नियम बना लूं मैं तो क्यों फिर रोका जाता है, पंछी मुक्त हैं, हवा मुक्त है, पशु मुक्त हैं और पुरुष भी मुक्त हैं, पंछी मुक्त है, हवा मुक्त है, पशु मुक्त हैं और पुरुष भी मुक्त हैं, फिर बेवजह यूं ही क्यों मुझे बेड़ियों में बांधा जाता है, फिर बेवजह यूं ही मुझे क्यों बेड़ियों में बांधा जाता है, बेवजह ही क्यों, बेवजह ही क्यों। करना चाहती हूँ मैं, शब्द साधना चाहती हूँ, कह देना चाहती हूँ मन के सारे भाव, कह देना चाहती हूँ मन के सारे भाव, अंतःस्थल के सभी घुमाव उतार चढ़ाव, अंतःस्थल के सभी घुमाव उतार चढ़ाव। क्या शब्दों में कह सकूंगी इतना कुछ, क्या शब्दों में कह सकूंगी इतना कुछ, शब्द कम तो नहीं पड़ जाएंगे,
क्या मेरे अंतःकरण के आयतन से शब्द डर तो नहीं जाएंगे? हाँ, शब्द ही मेरी पहचान है। हाँ, शब्द ही मेरी पहचान है। मेरे शब्दों से दुनिया अभी अनजान है। मेरे शब्दों से दुनिया अभी अनजान है। शब्दों के द्वारा ही तो मैं सब कुछ पा सकती हूँ। शब्दों के द्वारा ही तो मैं सब कुछ पा सकती हूँ। इस पार से उस पार जा सकती हूँ। क्या मेरे शब्दों को उचित राह मिल पाएगी? क्या मेरे शब्दों को उचित राह मिल पाएगी, या पूरी जिंदगी शब्द साधना में ही निकल जाएगी? शब्द केवल शब्द है जो हृदय से निकलते हैं। फिसल जाए तो सभी को खलते हैं। फिसल जाए तो सभी को खलते हैं। हाँ, मैं शब्द साधना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नारी को केंद्रित उठाने में आए हो, बैठने ही आए हो क्या? जोरदार तालियां बज जाए कैलाश जी, हमारे एडवोकेट कैलाश जी शर्मा साहब के लिए, क्योंकि वो हंसी के फुलझड़ियां बिखेरने। मैं थोड़ा सा विधा परिवर्तन करता हूँ, तो माहौल में थोड़ा सा भारीपन आदरणीय ललिता जी ने लाया, उसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। और हाथ देखो, दिमाग से सारी टेंशन उतार दीजिए। अपन बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में बैठे हैं, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है, और घर जाके खाना बनाना नहीं है आपको। बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल दिमाग से टेंशन उतार दो और अब हंसने के लिए तैयार हो जाओ। और देखो, नहीं हंसोगे ना, पास वाला समझेगा कि इसके समझ में बात नहीं आई। इसलिए अगर बात नहीं भी समझ में आए ना, जब पास वाला हंसे तो अपने हंसो। सही कह रहा हूँ मैं? फिर ऐसा होता है। और बहुत से लोगों को बाद में समझ में आती है, तो वो बाथरूम में नहा रहे हैं, लोग समझ में आई तो फिर वहां हंसते हैं। वहां हंसना पड़ेगा। फिर मैं बड़ा बताया कि हम वकालत करते। मैं किटियानी के ठीक पास में जनता कॉलोनी में रहता हूँ। तो एक ने पूछा, वकील साहब आपका मकान कहाँ है? मैं इनके पूर्व में, पूर्विस्तान है, पास में आए दिन झगड़ा होता है। अफगानिस्तान है, पीछे काजिस्तान है, और 10 फीट की रोड उसके आगे कब्रिस्तान है। तो अपना परिचय मैं देना चाह रहा हूँ। कैलाश नाम है, मंदसौर मुकाम है। घर में बनाता कविता गुनगुनाता हूँ। कोई मुफ्त में चाहे सुनना तो सुनाता हूँ। हीरालाल जी मेरे पिता हैं। ताली बजा दो, कोई गारंटी नहीं कि मेरी कविता खत्म हो ताली बजाओगे। हीरालाल जी मेरे पिता है। माँ का नाम गीता है। 2 भाई हैं मुझसे बड़े, एक BSc एक LLB पढ़े। भाई की हुई शादी, बारात गई थी नई आबादी। लोग कहते हैं शादी एक बला है। माँ कीजिए, भाभी का नाम शशिकला है। अब कविता भावों की अभिव्यक्ति है। कविता आप सब लिख सकते हैं, शब्दों का जोड़ तोड़ है और अपने भावों की अभिव्यक्ति है। मैं रॉ मटेरियल उठाता हूँ और कविता बन जाती है। आज ही नरेंद्र जी भावसार का फोन आया, हम नीमच जा रहे थे बच्चा में। बोले किसका है? बोले मुझे नरेंद्र जी भावसार का है। बोले नरेंद्र जी भावसार? मैंने भाव नरेंद्र जी भावसार का है। भाव में सार है और जाना नहीं बेकार है। वहाँ किटियानी काफ़ी लोग मिल जाएंगे और परिचय तो हो ही जाएगा। तो रॉ मटेरियल उठाता हूँ, कविता कैसे बनती है। सरकार जो काम हाथ में लियो उनमें घाटो हो गयो। सरकार जो काम हाथ में लियो उनमें घाटो हो गयो। सीमेंट पर पड़ गयो पानी तो घाटो हो गयो। गेहूँ नाख्या चक्की में तो आटो हो गयो। छाछ में नाख्यो वेसण तो घाटो हो गयो। छाछ में नाख्यो वेसण तो खाटो हो गयो। लोग भाग देखता रह गया। बाल के वैरागी की जगह विधायक नरेंद्र नाटो हुई एक बार। अब महिला प्रधान है और यहाँ उपस्थिति भी महिलाओं की, कुछ बातें इनकी भी हो जाए। कुछ सहेलियाँ बुझा रही थी पहेलियाँ। एक बोली मेरी शादी में राय सिंह, दूसरी बोली मेरी शादी में महावीर, तीसरी बोली मेरी शादी में यादगार बैंड आया था, चौथी बहुत सयानी थी, बोली मेरी शादी में तो मेरा हस्बैंड आया था। अब एक आध मौलवी की सुना देता हूँ। हुआ क्या, 11वीं में हम बैठे परीक्षा में।
और पत्नी भी बैठी थी, तो मैं उसको टिपाने के चक्कर में मैं फेल हो गया। तो वो तो एमए हो गया और मैं बीए हो गया, नहीं इनकी वजह से बाद में एलएलबी करके अपना रास्ता लगा दिया। झूठ बोलने में क्या है, झूठ बोलने की नरी जगह है। माता जी के दरबार में क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो एक बार माँ की जय बोल दें आप। बोल अम्बे मात की, भारत माता की, सरस्वती माता की। तो मैं अपनी बात आगे से रखता हूँ कि थारे तो यो खेल हुई गयो, पिता पुत्र का संवाद है, बहुत शॉर्टकट है। थारे तो यो खेल हुई गयो ने 8वीं में कतरी दान फेल हुई गयो। अबे तो काम धंधे लाग, निधर गांव छोड़े ने भाग, थन देखता दिल में लगे आग, अन बार फिर बैठ 8वीं में ने तंद्रा चाक। मैं बोलियो भाई जी भणवा में मन नहीं लागे, किताब हाथ में मन सने में भागे, मन तो ऋतिक रोशन अच्छो लागे। भाई जी हूँ अबे नहीं पढ़ूंगा, जाऊंगा बम्बई ने एक्टर बनूंगा, नहीं बेजो था कि चांद टाट में चढ़ूंगा। भाई जी ने आयो तो आओ, उठायो लठ के कारे छोड़े के नहीं हट, तो लठ देखता छोरो भाग्यो। भाई जी होता रह गया, पतो नहीं लाग्यो। 10 दिन बाद एक कागज आयो, खाकी वर्दी वालो वर्दियो लायो, वन में लिखियो तो पूज्य पिताजी मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, होटल में कपसी धो रहा हूँ, फुटपाथ पे सो रहा हूँ। तो कभी कभी पछतावा भी होता है। धन्यवाद। बहुत कविता बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी कविता में हास्य आखिरी में आता है। तो सामने वाली पड़ोसन, एक बार मैंने कविता लिख दी, कोई शिकायत आई, हम जीवागंज में रहते थे। तो सामने वाली पड़ोसन आई और कहने लगी, शिकायत भरे स्वरों में ताने देने लगी कि शर्मा जी आपका भतीजा आता है जाता है, मुझे देखकर गाना गाता है, मैं आपकी वजह से कुछ नहीं कहती, इसलिए रोज रोज कहता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रखा है। अब वकीलों के लिए आते हैं काफ़ी लोग, तो एक आया, बोला आप उन्हें वकीलों के लिए लिखा नहीं। बोला कि वकील साहब, वकील जी वकील पत्र पेश करो, हमारा मुकदमा में बहस करो। मैं बोलियो कि क्लाइंट जी घर से चला के आया ब्लाइंड जी, पहले ₹500 पेश करो, हम लड़ लेंगे तारीख वैसी, घर जाके बस। धन्यवाद। हेलो जी, कुरैशी का स्वागत कर दीजिए।
किया कि आज वो दूरदर्शन पे आने वाली है कई मुश्किलों का सामना करते हुए आखिर इस मुकाम पर पहुंची है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से। ऐसे को भेंट करते हैं। इनका मैं भी बोल ही देता हूँ। एक गांव की बालिका जब संघर्ष करके इतने बड़े मुकाम पे जाती है और इतने बड़े टीवी चैनल पे अगर वो आती है तो निश्चित रूप से हम सभी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जर्रों में रह गुजर के, जर्रे का मतलब होता है अंधेरे, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। ऐसी हमारी बहन है, तो निश्चित रूप से हमको हौसला अफजाई करना चाहिए। सर से मैं पढ़ा हूं, गुजर बढ़िया में ये रहे हैं। मेरी शादी का ख्याल सुना है ना आपने? तो अब मालवी में ये गाना कैसे होता है? बेनी वे के मांडा को विचार मन में आयो है, इसीलिए वो हिंदी में है। अब मालवी में क्या होता है? अणी बले थारी बाई ने मारती चाय पे बुलायो है। नागरिक बंधु, माताएं बहनें, हमारी यहाँ की पार्षद संचेती जी, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर ललिता लोधा जी, उन्होंने काफी अच्छी कविताएं बोली यहाँ। यहाँ नेहा कुरैशी को तो सभी लोग जानते हैं, ये तो पूरे देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। और मैंने तो इनको अभी थोड़े दिन पहले दूरदर्शन पे सुना था, शायद आपका कार्यक्रम चल रहा था तब मैं देख रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की बात। बड़ा गर्व होता है अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस तरह नाम रोशन करे, और वो भी इस तरह के क्षेत्र में जहाँ केवल पॉजिटिविटी है, केवल योग्यता का जहाँ मापदंड होता है। बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमारे युवा अंश राहुल पाटीदार जी, अब राष्ट्रवादी तो सभी हैं पर ये कुछ ज्यादा हैं इसलिए राष्ट्रवादी लिखते हैं। हमारे नरेंद्र भावसार जी, अब नरेंद्र जी ने तो जीवन में जीवन को इतने करीब से देखा है कि अब वो हास्य कवि हो गए। कभी कभी झटके इतने हो जाते हैं जीवन में कि वो हास्य पैदा हो जाता है, रुदन गायब हो जाता है। हमारे वकील साहब कैलाश शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मेरे मित्रगण, नरेंद्र भैया ने तो जिस कविता का कहा है उसको मैं सुना देता हूँ। हालांकि मैं कवि नहीं हूं तो मुझे वैसे कविता सुनाते नहीं आता है जैसे कवि लोग सुना देते हैं, इसलिए कुछ भूल चूक और त्रुटि हो सकती है, क्योंकि मैंने कविताओं का मंचन कभी नहीं किया। कविताएं लिखता जरूर हूं और मुझसे अधिकांश में शिकायतें सुनता हूं कविता के संदर्भ में कि आप क्या लिखते हो, आदत समझ में नहीं आता। अब नरेंद्र भैया को क्यों समझ में आता है और उन्होंने बुलाया है तो फिर उनकी मर्यादा रखने के लिए मैं सुनाता हूं कि माँ जगदम्बा पे मैंने कविता लिखी थी। हालांकि माँ अम्बे का स्वरूप तो ऐसा है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। व्याख्या तो हमेशा शब्दों में होती है और मुझे नहीं लगता कि शब्द इतने कभी किसी के शक्तिशाली हो सकते हैं कि वो मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकें। जब हम कभी किसी असीम के बारे में वर्णन करना चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि किसी देवीय शक्ति के बारे में कुछ लिखा जाए तो हमारी सामर्थ्य बहुत सीमित होती है। उसमें हम जो भी लिखते हैं वो इतना छोटा और क्षुद्र होता है कि उससे उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए आदमी का जो भाव है, मनुष्य का जो भाव है, उसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बहुत सीमित है। आदमी के मन में जो उद्वेग रहता है, जो भाव रहते हैं, उनका प्रकटीकरण शब्दों में बहुत सीमित मात्रा में हो पाता है।
मैंने देखा है बहुत से ऐसे भावना प्रधान लोग हैं और उनके अंदर के इतने बड़े गहरे भाव हैं परमात्मा के प्रति भी, समाज के प्रति भी और परिवार के प्रति भी, अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, पर वो कभी कभी लिख नहीं पाते। पर ऐसा जरूरी नहीं कि लिखने वाला ही महान होता है या बड़ा होता है। जिसके अंदर भाव है वो महत्वपूर्ण है, और जो सुंदर भावों का व्यक्ति है वो सबसे सुंदर व्यक्ति है। लिखने वाले लोग प्रकट जरूर कर देते हैं, परंतु वो श्रेष्ठ हो या ज्यादा बेहतर हो दूसरों लोगों की तुलना में, इसे मैं ठीक नहीं मानता। ये संभव नहीं है। अब वो भाषण देने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए इतनी बातें कह दी। इन्होंने जो कविता कही है नरेंद्र भैया ने, माँ के चरणों में प्रणाम करके इन्होंने ज्यादा बढ़ाई कर दी है, मैं उसे सुनाता हूँ। सुनो माँ जगदम्बा कि मैं अब वो नहीं जिसे तुमने विदा किया था अखंड प्रकाश में, और जिसकी प्रज्ञा में भरे थे वेद मंत्र तुम्हारे आह्वान के। अब तुम्हारी स्मृति का कोई सूत्र मेरी पकड़ में नहीं आता, पर इन रीते हाथों की लकीरों में मुझे तुम्हारे आशीष की आभा दिखाई देती। वैसे तो इस आत्मा पर जम गई है काई, तन मैला हो चला है, और कभी भौर सा निर्मल रहा ये मन भी बदल सा ही गया है। मेरी इस वाणी में भी अब वो वैभव नहीं जो तुम्हें विवश कर सके आशीर्वाद देने के लिए। अगर सुन सको तो इन अनगढ़ शब्दों को सुनकर समझना मेरे सामर्थ्य की दुर्बलता। मुझे नहीं पता किसी देवी अनुष्ठान की वो विधा जो मेरी मलिनता को सलील कर दे। मां, तुम्हारी स्थापना के वैदिक मंत्र मुझे लुभाते हैं। कभी हो सके तो इन्हें सुनकर मेरे हृदय में विराजना। ये वो सिंहासन है जो तुम्हारी प्रतीक्षा में जन्मांतर से सुना पड़ा। बस इतनी ही कविता है। ये कोई सोनी भाभी आए और ना भाभी आए, आप भी स्वागत करें तोमर भाभी का। और भी आप में से अगर कोई आना चाहे तो मैं सहर्ष आमंत्रित। का बचा है, मैं बचा हूं, राहुल जी बचे हैं। और मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम केवल कॉलोनी का कार्यक्रम नहीं, पूरे विश्व स्तर में अगर देखा जाए तो इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। वो इसलिए भी नहीं हो सकता है कि एक हमारी बिटिया जो अखिल कॉलेज प्रोफेसर मैम है, और मैम बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, तो सारे अगर मिला के देखा जाए होनहार, तो ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक मंच हो गया है। तो मैं ये मंच जिन्होंने सजाया है उन्हें आमंत्रण देता हूं कि वे आए और अपनी कविताओं का मंचन करें, वाचन करें। सिर्फ मनोरंजन के लिए है, कोई भी इसे अन्यथा न ले। माताएं बहनें दिल पर न ले। ये माताएं बहनें अगर मेरी पत्नी सुन रही हो तो भी कोई बात नहीं, अपनी तो वैलिडिटी खत्म है। ये आज का पत्रिका है, आज का अखबार, इसमें लिखा है तरल पदार्थ अधिक मात्रा में ले, या ले वही नहीं दे। मैं प्रमाण के लिए, ये आज का अखबार पत्रिका आपके घर में भी आता होगा, ये लिखा है इसमें तरल पदार्थ अधिक मात्रा में ले। अब ले वही नहीं दे क्या करो। मैं रोज जल्दी उठता हूं, सुबह 9:30 बजे। मैं रोज जल्दी उठता हूं सुबह 9:30 बजे, और ये तो और जल्दी उठती है 10 बजे। नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं चाय बनाऊंगा जब ही तो उठेगी। नहीं, हमारा सामंजस्य बहुत बढ़िया है, हंसने की बात नहीं है। ये मेरे को प्यार भी बहुत करती है। ये मेरे बिना खाना नहीं खाती है। मैं 12 बजे तक नहीं आऊं, खाना नहीं खाती।
मैं 1 बजे तक नहीं आऊं, खाना नहीं खाती। मैं 2 बजे तक नहीं आऊं, खाना नहीं खाती है। मैं आके बनाऊं जब ही खाती है। अच्छा ये है तो नहीं अभी? अच्छा कहीं नहीं, अब अपनी वैलिडिटी खत्म है, कहीं टेंशन की बात नहीं है, इंटरनेट पैक भी खत्म है। मेरे ससुर जी, सुनना मत, मेरे ससुर जी कितने बड़े टोपीबाज है, ये मेरे को शादी के बाद पता चला। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं मेरी वर्तमान पत्नी को देखने गया, मतलब लड़की देखने गया। अब बातचीत करने हमको एक कमरे में भेज दिया। आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। मैं पहली बार गया देखने, मैंने कहा क्या बात करो यार, ये मेरे को देखे मैं इसको देखूं। फिर मैंने आखिर हिम्मत करके पूछा, बहन जी आप कितने भाई बहन हो? ये बोली अभी तक तो 7 थे, अब 8 हो गए। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मेरे को डराती थी बहुत। क्या डराती थी? बेटा बाहर मत जा, बाबा ले जाएगा, बेटा बाहर मत जा, बाबा ले जाएगा। अच्छा अपने को मालूम ही नहीं उस समय के बाबा को ही हनीप्रीत मिलती है, नहीं तो अपन चले ही जाते वहां। मैं भजन गाने बैठ गया मम्मी के साथ, मम्मी ने उठा दिया, बोले जा उठ, थारी कोई उम्र है कि भजन गावा की? वास्तव में भजन गाने की उम्र तो अब आ रही है, और मन ही मन अनूप जलोटा को मैंने गुरु मान लिया है। भजन भी सीख रहा हूँ, गजल भी सीख रहा हूँ। मैं दाव नहीं बैठा तो फिर कृपा बरसाएंगे अपन, और वहां भी दाव नहीं बैठा तो इस आंख की प्लास्टिक सर्जरी करा के छोटी कराऊंगा और योग गुरु बनूंगा। बाबा को शैम्पू ने, बाबा को साबुन ने, बाबा को आटो ने, इनमें कहीं है घाटो। ये ब्रह्मास्त्र है मेरा। अब मैं हालांकि किटियानी में रहता हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ, बहुत, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। ये समझ लीजिए कि बस सिर्फ मेरे को ही मालूम है, पर मैं कवि बहुत बड़ा हूँ और बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है। नरेंद्र मोदी का मेरे ऊपर हाथ है और शीघ्र ही मैं प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये इधर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, यूं मत सब, वो दिल्ली वाला नहीं, यहाँ बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास में मैं जाने वाला हूँ। आप लोगों को छोड़कर मैं अपना परिचय दे दूं, समय की सीमा है 5। ये अंतिम कविता अपन फिर सुनेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी कविताएं लाया था अपने दिल की सब भड़ास निकालने के लिए, पर सिर्फ एक कविता सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। न स्कूल गया न कॉलेज, सुनना, न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। माँ ने बोलना सिखाया, पत्नी ने चुप रहना। तो वो कहाँ गए अपने जो संचालन कर रहे थे, जयंत भाई? अरे 25 लोगों को पैसे ले ले, तालिका बज रही। ये बेईमानी है यार, सरासर बेईमानी है यार, है? अपन भारत में रहते, थोड़ी सी ईमानदारी वापरो। न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। माँ ने बोलना सिखाया, पत्नी ने चुप रहना, पिता ने कमाना सिखाया, बच्चों ने खर्च करना। सही बात है बिल्कुल, पिता ने कमाना सिखाया, बच्चों ने खर्च करना। पेशे से वकील हूँ, वकील साहब बैठे नहीं, मैं भी वकील हूँ, पेशे से वकील हूँ, और वकालत में अपना सिक्का चलता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, आज तक एक केस नहीं हारा, आज तक एक केस नहीं हारा। केस इसलिए नहीं हारा क्योंकि कोई फैसला ही नहीं आया। अच्छा, फैसला इसलिए नहीं आया कि अपने पास कोई केस ही नहीं आया। कवि हूं पर शादी हो गई है। हाँ, कवि कोई हुई मत समझना आप, कवियों की शादियां नहीं होती। हिमांशु, राहुल जी ध्यान रखना, हो गए। अच्छा, राहुल जी की भी तय हो गई है। कवि हूं पर शादी हो गई है, और शादी हो गई है पर जिंदा हूं। 32 साल से झेल रहा हूं। शादी हो गई है पर जिंदा हूं, न राम राम न श्याम श्याम, न जय जिनेन्द्र न अस्लाम वालेकुम कहता हूं, पर जो भी मिलता है
वंदे मातरम कहता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के हमारे मुख्य आकर्षण भाई राहुल राष्ट्रवादी और हम पाकिस्तानी, ठीक है, हम राहुल राष्ट्रवादी को आवाज दे रहे हैं। जोरदार तालियां इस छोटे से कलाकार के लिए। चार पंक्तियों से बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों से कविता प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं बहुत एक कविता पढ़ूंगा और 2-4 मुक्ता वाक्य भी सुनाना चाहता हूँ, केवल एक ट्रेलर के रूप में। सम्मान हम नेहा जी को दे रहे हैं। इनको ये सम्मान देते हुए हम गौरवान्वित थे। मंसूर का नाम ये बेटी बहुत जल्दी पूरे देश में करने वाली है। साहस का प्रतीक जो बने हुए हैं, उन देश के जवानों को प्रणाम करता हूं। मैं आपकी ऊर्जा शक्ति को प्रणाम करता हूं, आपकी ऊर्जा देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रति आपका प्रेम देखना चाहता हूं। शौर्य शक्ति साहस का प्रतीक जो बने हुए हैं, उन देश के जवानों को प्रणाम करता हूं मैं। अपनी झोली खाली रखे राष्ट्र में खुशहाली भर दे, उन मेहनती किसानों को प्रणाम करता हूं मैं और गाता हूं मैं। और जिनके लिए सजी है आज की ये महफिल, ऐसी माता शारदे को प्रणाम करता हूं मैं। और देश धर्म की रक्षा में कितने ही भगवान हुए। और कहना चाहता हूं, अभी प्रेम की बात हुई, पत्नी की बात हुई, कि करो आशिकी किसी से हमको इनकार नहीं। ये मेरी श्रेष्ठ पंक्ति है, जिसके लिए मुझे राहुल राष्ट्रवादी कहा जाता है। करो आशिकी किसी से हमको इनकार नहीं, पर याद रखना मेरे दोस्तों, देश प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई प्यार नहीं। और कहना चाहता हूं कि हाथ बांध कर न बेटे सत्ता पेनी तलवारें हाथ धरे। कितने मिनट पढ़ना है मुझे आप बताना? 5 मिनट। कि हाथ बांध कर न बेटे सत्ता पेनी तलवारें हाथ धरे, अर्जुन गांधी हाथ में लेकर युद्ध को स्वीकार करे। अरे उनसे क्या समझौता करना, जो गले लगा कर घात करे, आखिर नौचनों सालों की जो आंख दिखा कर। पढ़ना चाहता हूँ कि परहेज नहीं है हमें अहिंसावादी विचारों से। आई आचार संहिता लगी हुई पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि परहेज नहीं है हमें अहिंसावादी विचारों से, पर पाकिस्तान को समझेगा केवल तोप तलवारों से। ये मोदी जी ये मन की बात और विचारों को जानने वाले नहीं है, ये लातों के बूढ़े बातों से मानने वाले नहीं। कहना चाहता हूँ सैनिक क्या है साहब, कि सैनिक शौर्य शक्ति स्वाभिमान है, सैनिक शौर्य शक्ति स्वाभिमान है, सैनिक त्याग तपस्या बलिदान है, और सैनिक सरहद पर हनुमान है, और सैनिक ही भारत का भगवान है। एक माँ की कविता या मुक्ता की माँ की वो रचना पढ़ना चाहता हूँ। मैंने जब भी वो रचना पढ़ी, हिंदुस्तान के किसी भी मंच पर अगर मैंने वो रचना पढ़ी है, तो कितना ही बड़ा साहित्यकार उस मंच पर बैठा हो, लेकिन उस कविता का जो अंश है, पहली पंक्ति है, वो हेडलाइन के रूप में छपी है कि हमने माँ को माँ न समझा, माँ का आंचल भूल गए। क्या हुआ हिंदुस्तान में कि हमने माँ को माँ न समझा, माँ का आंचल भूल गए। अगली पंक्ति का सम्मान करना कि हमने माँ को माँ न समझा, माँ का आंचल भूल गए। हमने मंदिर मस्जिद पूछे, माँ को कि हमने मेवा मिठाई बनाई। आपकी तालियां थोड़ी और प्रकट करना कि हमने मेवा मिठाई बनाई, पकवान हजारों बना दिए, हमने ईश्वर को भोग लगाया, माँ को खिलाना। कि हमने रिश्ते नाते बनाए, हमने रिश्ते आप सबके सम्मुख बालिका के साथ अनहोनी घटना होती है, तब कहना चाहता हूँ कि कानून नहीं डरा पाया वासी दरिंदों को, संविधान सुरक्षा देता भारत में गुंडों को। और कहना चाहता हूँ कि सब पर विश्वास मत करना बेटिया। औरतों की उपस्थिति अधिक है, मैं आपको पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ। सब पर विश्वास मत करना बेटिया, हर कोई अपना नहीं होता है। सब पर विश्वास मत करना बेटिया, हर एक अपना नहीं होता है। अरे बहुत मिलेंगे जमाने में तुम्हें चाहने वाले, पर माँ बाप और राष्ट्र से बढ़कर कोई प्यार नहीं करता है। और कहना चाहता हूँ, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि हमने रिश्ते नाते बनाए, व्यवहार बनाना भूल गए। हमने शिक्षा महंगी पाई, संस्कार पाना भूल गए। कि हमने गीता कुरान और रामायण पढ़ ली, और रामायण भी पढ़ बेटे। हमने गीता कुरान रामायण पढ़ ली और रामायण भी पढ़ लिए। हम धर्म कर्म पर लड़ बैठे, ईश्वर अल्लाह को ना समझे और धर्म कर्म पर लड़ गए। और कहना चाहता हूँ कि मैंने माँ को सपने में खोते देखा है। मैंने माँ को सपने में खोते देखा है, मिट्टी वाली क्यारियों में संस्कारों के बीच खोते देखा है। और अगली 2 पंक्तियां आपकी वेदना अगर मुखर होती हो माँ की, तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि मैंने माँ को सपने में खोते देखा है, मिट्टी वाली क्यारियों में संस्कारों के बीच बोते देखा है। और मैंने माँ को इस पंक्ति का सम्मान करना। मैंने माँ को अकेले में रोते देखा है। मैंने माँ को अकेले में रोते देखा है।
एसी वाले महलों में कोने में सोते देखा है। और कहना चाहता हूँ, आपकी तालियां थोड़ी, मतलब 1 लाख पब्लिक की भीड़ का जो भार आपके ऊपर है वो आपके ऊपर है, तो ये आपको उठाना। मैं एक बार क्या, वो कवि सम्मेलन कर रहा था, तो सब लोग कविता तालियां बजा रहे थे, एक व्यक्ति नहीं बजा रहा था। मैंने उससे कहा भी साहब आप ताली नहीं बजा रहे हो? कि बोले मैंने आदमी रखे हुए। और फिर क्या हुआ, सब लोग हंस रहे कविता पे। मैंने उनसे पूछा वैसे आप नहीं हंस रहे? बोले मैंने आदमी रखे हुए। थोड़े दिन बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई। मेरे को बाजार में बोला, मैंने कहा भाई साहब, बोले मैंने आदमी रखे हुए। कविता पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, वो आप किसी किसी को कल भी समझ में आएगी। पंक्तियां निवेदन करता हूँ। और हिंदुस्तान में कुछ देश विरोधी नारे उठे भाई साहब, और कुछ लोगों ने कहा कि ये देश विरोधी नारे रुक नहीं सकते हैं। मैं आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, एक उपाय आपके बीच सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर वो उपाय करने के बाद हिंदुस्तान में कहीं देश विरोधी नारे लगे तो मुझे फांसी पर लटका देना। मैंने कहा ये जितने भी देश विरोधी नारे लगा रहे हैं साहब, इनको सबसे पहले गधों मूर्खों के वाहन गधे पर बिठाओ, फिर इनको डंडों की चप्पलों से ससमान आरती करते हुए चौराहे पर ले जाया जाए। उसके बाद इनके शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि फिर हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं उठेगी, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। और 4 पंक्तियों में छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि खंड खंड हो गया है देश का भूखंड यार, अब भारत भूमि फिर अखंड होना चाहिए। आगे आओ उठो युवा तरुणाई जागो, भारत भूमि फिर प्रचंड होना चाहिए। और राजनीति छोड़ युवा, क्या हो गया हिंदुस्तान में, राजनीति छोड़ युवा राष्ट्रनीति बात करे, ऐसे युवाओं की शुरुआत होना चाहिए। और अगली पंक्ति उठाना कि राजनीति छोड़ युवा राष्ट्रनीति बात करे, ऐसे युवाओं की शुरुआत होना चाहिए। और हंसकर प्राण त्याग दे जो भारती के चरणों में, ऐसे कुछ भगत आजाद होना चाहिए। तो कहना चाहता हूं कि दुकानदार बनकर सामान बेचना मेरे यारो, पर देश गद्दार बनकर कभी देश मत बेचना। और जब देश की अस्मिता पर आँच आए जब देश की अस्मिता पर आँच आए तो माँ काली के खप्परों को खून देना चाहिए और देश विरोधी नारे लगाने वालों को चौराहे पर गोलियों से भून देना चाहिए। एक छोटी सी रचना, समय की मर्यादा है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा आपके बीच में। एक छोटा सा गीत और अंतिम शिखर कलश के रूप में इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। आपकी तालियों का ताल उस कविता के साथ में देना। वीर भूमि शहीदों की भूमि, हाथ उठाइए कीर्तन के जैसे, कीर्तन में जैसे बना, वीर भूमि शहीदों की भूमि हम इसको शीश नमाएंगे, भारत माँ को कर प्रणाम हम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम व्यर्थ नहीं है, ये ऊर्जा और शक्ति है, वंदे मातरम गाना ही तो सच्ची देशभक्ति है। हम भारत के बेटे हैं, हम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गा न सके वे सब गद्दार कहलाएंगे। राष्ट्र है तुमन अर्पित हो, निज गौरवता का ध्यान रहे, जीवन में सदाचार बढ़े, निज पावनता का ध्यान रहे, संस्कार बढ़े, संस्कृति बढ़े, निज मानवता भी बढ़ती रहे, भाषा श्रेष्ठ समोहित हो, बोली में प्रेम प्रदान रहे, आदर्शों में राम दिखे, अखंड मधुरिम गान रहे, भारती माँ के चरणों में अर्पित तन मन प्राण रहे। और 4 पंक्तियों में कविता समाप्त करूंगा। आप सबकी जोरदार तालियां उस कविता के लिए, उस पंक्ति के लिए आना चाहिए जिसके लिए मुझे राहुल राष्ट्रवादी कहा जाता है। अंतिम पंक्ति जब आप तक पहुंचे तो गणगौर तालियों के साथ में अपना स्थान लूंगा, तो को यही समाप्त करेंगे। अहिंसा परमो धर्म रहे, तालियां वापस हो, समूचे पटल पर शान रहे, हिंद तिरंगे का जग में नभ से ऊंचा स्थान रहे। अंतिम 4 पंक्तियां मैं देखना चाहता हूँ, आप किसी व्यक्ति को किसी का रत्न हो, समूचे पटल पर शान रहे, हिंद तिरंगे का जग में नभ से ऊंचा स्थान रहे, अहिंसा परमो धर्म रहे और शहीदों का सम्मान रहे, हिंदू मुस्लिम सिख बने पर दिल में किए आदरणीय उर्मिला जी तोमर को मैं माइक देता हूं। वे जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ी देर से, और बहनों ने बड़ी मेहनत से इतनी अच्छी रंगोलियां बनाई है कि उर्मिला भाभी को और इनको मेहता भाभी को बड़ा पसीना आ गया कि किसको फर्स्ट दे किसको सेकंड दे, सब एक से बढ़ के ये पूरा आयोजन रखा गया। हम उन्हें नमन करते हैं
उनके प्रति। कि आज की जो हमारी मुख्य अतिथि जो इस आयोजन में निर्णायक के रूप में यहाँ आई हैं, मैं चाहती हूँ कि वे पहले 2 शब्द आप सब लोगों के बीच रखें और उसके बाद में जो विजेता रहे हैं उनके नाम घोषित करें। धन्यवाद रूपल। मैं उर्मिला तोमर। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ और नवरात्रि में जिस तरह से ये आयोजन किया गया है, मेरे लिए पहला अवसर है कि मैं ऐसे मौके पर यहाँ आई हूँ कि हमने जो है न केवल इस उत्सव को, नवरात्रि के उत्सव को एक ऐसा भी रूप दिया है कि जिसमें है ना जो यहाँ की मोहल्ले या इस परिवेश में जो महिला जो प्रतिभाएं रहती हैं, वो प्रतिभाएं अपने यहाँ पर उनको एक अवसर मिला है कवि सम्मेलन के माध्यम से भी और जो रंगोली बनाई है उसके माध्यम से भी, अल्पना बनाई है उसके माध्यम से भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी भी अवसर को किस तरह से अच्छे स्वरूप दिया जा सकता है। और जैसे ही मैं यहाँ आई थी, मैं एक चीज़ को कोट जरूर करना चाहूँगी कि जैसे मैं यहाँ एंटर हुई, मैंने देखा कि यहाँ कोई प्रतिमा नहीं लगी हुई है। जो नवरात्रि में जो अलग अलग प्रतिमाएं लगाते हैं, पीओपी की प्रतिमाएं वगैरह ला करके बड़ी बड़ी लगाते हैं, वो नहीं लगे। आई वाज सो हैप्पी, मुझे दिल से इतनी खुशी हुई कि वास्तव में ये लगता है कि शिक्षित लोगों का परिवेश है और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। ये छोटे छोटे से हमारे जो छोटे छोटे कदम होते हैं ना, हम जो जीवन में जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, अगर उनमें हम छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो समाज ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से खूबसूरत बनता है और एक अच्छा संदेश समाज को जाता है। तो मैं आप लोगों की इस बात के लिए, जो यहाँ पर आयोजक हैं जिन्हें मैं नहीं पर्सनली नहीं जानती हूँ, जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, उन सब के लिए मैं इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ कि आपने इस आयोजन को एक स्वस्थ स्वरूप दिया है। मैं कई जगह देखती हूँ कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा आकर के लगा कि मैं अपने परिवार की मतलब मन को बहुत खुशी हुई आज सभी लोगों से मिलके। तो वैसे सभी की रंगोली इतनी खूबसूरत थी कि सच्ची, अगर आपने बोला कि नंबर देना, तो वो नंबर नहीं होता है, किसी का थोड़ा सा कहीं कहीं पॉइंट में, तो बाकी सभी की बहुत खूबसूरत रंगोली थी। तो मैं फर्स्ट के लिए प्रीति जी सूर्यवंशी, एक बार क्लैपिंग हो जाए उनके लिए। अगर वो यहाँ हो तो एक बार खड़े जरूर। मोनिका व्यास आ जाए। मोनिका जी व्यास के परिवार में से कोई हो तो आ जाए वो पुरस्कार लेने के लिए। अभी नहीं सम्मान से सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ साहित्य, आपने सुना कितना अच्छा ये कवि शीघ्र ही पूरे देश में छाने वाला है, को सम्मानित करेंगे। राहुल जी को मैं निवेदन करता हूं कि वे आए, और यही तो जीवन है, लेना देना तो चलता ही रहेगा। ये आपने दे दिया, अब मेरी तरफ से ये आप। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अंश पोरवाल को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबको सम्मान करते हुए अब मैं इस कवि सम्मेलन को यहीं विराम देता हूं। सबसे निवेदन करता हूं आगे कार्यक्रम को यहीं विराम देते हुए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम में कहीं भी कोई त्रुटि रही हो, किसी का मन दुखा हो, तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ। आरती प्रारंभ होने जा रही है। उनसे मेरा निवेदन है, जो क्षेत्रवासी अभी तक माता रानी पधारने की कृपा करें। ढोल वाले भैया जहाँ कहीं पे भी हो, दरबार की
जी।